बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात डॉक्टर नोमान के साथ में खुशामदीद। मेडिकल साइंसेज में जहाँ बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वहाँ पे बायोस्टैट को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बायोस्टैट को स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल और ड्राई सब्जेक्ट समझते हैं। मेडिकल साइंसेज में बायोस्टैट की क्या इम्पोर्टेंस है और डीपीटी करने वाले स्टूडेंट्स को बायोस्टैट को किस तरह से समझकर पढ़ना चाहिए। रिसर्च में मेडिकल साइंसेज हमारे मुल्क में पीछे क्यों है, इस तरह की और बहुत सी राज की बातें आज हम जानेंगे अपने नहायत ही काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ हनीफ़ साहब से। सर आसिफ ने एमएससी की बायोस्टैट में, एमएस किया, इसके बाद पीएचडी की स्पेशलाइज्ड बायोस्टैटिस्टिक्स में और सर बायोस्टैटिस्टिक्स में ही पीएचडी कर भी रहे हैं। सर 2006 से लेके 2011 तक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट म्यू हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे। इसके बाद सर ने 2011 से लेके 2018 तक गुलाब देवी पीजीएमआई में असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ अर्सा एसोसिएट प्रोफेसर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। और सर 2018 से लेके अब तक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर बायोस्टैटिस्टिक्स फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज के तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर से आज हम बहुत सी राज की बातें जानेंगे और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि आज से 10 साल पहले जब मैं फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड में इन हुआ था तो उस वक्त मुझे बहुत से मसाइल का सामना था। तो सर ने मुझे बहुत सी राज की बातें बताई थी, तो आज वो राज की बातें हम सर से दोबारा जानेंगे और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो बातें आप भी जान सकेंगे। तो आज की ये वीडियो डीपीटी के स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस, पीडीएस, फॉर्म डी सब के लिए बहुत अहम होगी, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया, तो वेलकम टू द शो। Thank you very much, Dr. Noman Saab. I'm really thankful to you for taking my opinion on such important and very related question to biomedical researches in the field of biomedical sciences. सर आप हमें ये बताएंगे कि बायोस्टैटिस्टिक्स को एक मुश्किल सब्जेक्ट क्यों समझा जाता है, स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से इतना घबराते क्यों हैं? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मेडिकल साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद नंबर्स से या स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स से अवॉइड करते हुए मेडिकल साइंसेज में कदम रखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 3 क्रेडिट आवर या 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट और थीसिस राइटिंग के नाम से जो है वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको ड्राई इसलिए समझते हैं या इससे जान इसलिए छुड़ाते हैं। इसमें तो स्टूडेंट, पहली बात इसमें स्टूडेंट की अपनी बैकग्राउंड मेडिकल साइंसेस, और दूसरा मैं समझता हूँ कि पढ़ाने वाला जो बंदा है वो इस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता कि मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उनका जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप करना है। इसमें कोर्स कंटेंट का भी मतलब जो है वो रोल है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अंडर ग्रेड में या ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इस तरह के कोर्स कंटेंट उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं कि जो प्योर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल साइंसेस के लोगों के लिए हैं। मैं हमेशा से इस बात पे फोर्स करता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि मेडिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल कंटेंट पढ़ाना चाहिए। इनको अप्लाइड जो स्टैटिस्टिक्स है या बायोस्टैटिस्टिक्स है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी तरफ लेके आना चाहिए। हम आम हालात की तरह रट्टा सिस्टम या हम रट्टा सिस्टम वाले जो कंटेंट्स हैं वो हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि मेडिकल साइंसेस का भी जो स्टूडेंट है वो इसको पढ़े और उसी तरह से थ्योरम्स की डेरिवेशन करे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े और लंबे लंबे जो फार्मूलाज हैं उनको मेमोराइज़ करे। मेरा अपना ये एक स्टाइल रहा है या मेरा अपना एक ये कंटेंट जो मैं डिलीवर करता हूँ उस पे मेरा अपना एक पॉइंट रहा है कि हम कंसेप्चुअल हो के एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और ये जो लंबे लंबे थ्योरम्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनका उनको हिंट और टच ज़रूर दे दें और इनकी वजह से हमारा स्टूडेंट जो है वो रिसर्च से घबराए ना।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा जो है वो हिंट देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ है वाइवा लेने के लिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का। तो उनके थीसिस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक टेस्ट है टी टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई हुआ था, तो मैं जो है वो इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो सॉफ्टवेयर्स की मदद से अपना डाटा को एनालाइज करके रिसर्च में इस चैप्टर को इनकॉर्पोरेट करें। लेकिन उनको जो उस यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे उन्होंने इस बात पे इनकरेज किया कि आप मैनुअल काम करें। तो जिस तरह हम बीएस स्टैटिस्टिक्स में या बीएससी मैथमेटिक्स में प्रॉपर स्टेप्स करके वो अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, वो उसमें वहाँ पे मुझे नज़र आया। तो मैंने उनसे जब ये रिक्वेस्ट की कि ये आप स्टूडेंट्स चूँकि ऑलरेडी मेडिकल बैकग्राउंड के साथ है, इसके लिए ये डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप इनको सॉफ्टवेयर्स पे क्यों नहीं लेके आते। तो उनका स्टैंस ये था कि जब सारा काम सॉफ्टवेयर ने ही करना है तो स्टूडेंट किस लिए। तो बहुत ज़्यादा अगर उस्ताज़ा कराम मुझे सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा टीचर अगर मेरी इस पॉइंट पे एग्री होंगे कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड को छोड़ के बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के साथ आए। और वैसे भी हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करके जो लेटेस्ट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर्स की हेल्प है, हम उसकी तरफ आएंगे तो हमारा स्टूडेंट भी इजी रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कोर्स कंटेंट, कि हम पढ़ा क्या रहे हैं। हमें अपने इन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशलाइज्ड और सेपरेट कोर्स कंटेंट जो हैं वो उनकी तरफ जाना चाहिए, और स्टूडेंट को एप्लीकेशन के साथ इन्हीं के पेशेंट्स का डाटा लेके उसकी प्रैक्टिस करवा के इनका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। सर, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम पाया जाता है कि स्टूडेंट्स को बायोस्टैट तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, लेकिन जो रिसर्च है वो उनकी फाइनल ईयर में होती है, और इस वजह से स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। तो आपके ख्याल में इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं? वेरी रेलेवेंट एंड रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली बायोस्टैटिस्टिक्स जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दी जाती है, उनको बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया जाता है अबाउट रिसर्च मैथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के करिकुलम्स उठा के देखें तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़र्स्ट ईयर में, कुछ में सेकंड ईयर्स में पढ़ा दिया जाता है। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में उनको टॉपिक्स अलॉट कर दिए जाते हैं। जब उन्होंने अपना सिनॉप्सिस लिखना है, प्रपोज़ल लिखना है, तो अगर उनको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर या ईयर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा तो उनसे प्रपोज़ल नहीं लिखा जाएगा। रिसर्च मेथडोलॉजी चूँकि मेन पार्ट है, आपकी प्रपोज़ल राइटिंग में भी उसका बड़ा रोल है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आप इसका बैकग्राउंड दे दें, फिर प्रपोज़ल लिखवाएं और उसके बाद फाइनल ईयर में जाके रिसर्च करवाएं। तो मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ, जहाँ पे भी मतलब मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ भी एफिलिएटेड रहा हूँ, कि हम फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में जब हम इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मैथडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा लेते हैं, तो स्टूडेंट को प्रपोज़ल के वक्त और थीसिस राइटिंग के वक्त उन 3 क्रेडिट आवर्स से हट के हम जो है वो सेशंस करवाते हैं, ताकि एक तो उनका वो रिफ़्रेश हो जाए जो कंटेंट है, और दूसरा इस वक्त जो उनकी प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, जो एप्लीकेशन है, वो स्टूडेंट उसको रिकॉल करके अपना काम कर ले। बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में ये रिफ़्रेशर्स नहीं करवाए जाते। इन रिफ़्रेशर्स के करवाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि स्टूडेंट को जो है वो 2 साल या 3 सेमेस्टर पहले पढ़ा गया जो नॉलेज है उसको अपडेट करवा दिया जाए। सर, बायोस्टैटिस्टिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है और मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझकर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखें, मेडिकल साइंसेज में, बायोलॉजिकल साइंसेज में, स्पेसिफ़िकली अलाइड हेल्थ साइंसेज में अगर आप देखें, रिसर्च की अहमियत को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। जहाँ उन्होंने थ्योरेटिकल अपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। और रिसर्च की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि एविडेंस बेस्ड कल्चर है आज दुनिया में। जब तक आप एविडेंस बेस्ड होके नहीं चलेंगे तो आप अपने जो नॉलेज गैप है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये जो एविडेंस बेस्ड है, इसके लिए हमें रिसर्च का सहारा लेना बड़ा ज़रूरी है, और रिसर्च की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी बाकी सब्जेक्ट की है। आप जब तक अपनी फील्ड में अपने
डिसिप्लिन में कोई नॉवेलिटी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, आप कोई नॉवेल फाइंडिंग्स जो हैं वो उनकी तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ पे नॉवेलिटी से मुराद ये नहीं है कि हमने आइंस्टाइन की या एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ को नेगेट करके अपनी थ्योरी को जो है वो एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पे नॉवेलिटी से मुराद है हमारा जो नॉलेज गैप है उसको रिसर्च और प्रैक्टिकल डाटा इम्प्लीकेशन से फुलफ़िल करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में रिसर्चेस लिखी जाती हैं, स्टूडेंट अपने मकाले लिखते हैं, रिसर्च थीसिस लिखते हैं, लेकिन उनको कभी पब्लिश नहीं करते। तो जब तक रिसर्च करके उनको पब्लिश नहीं करवाया जाएगा, उनको जर्नल्स का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, उनकी व्यूवरशिप और रीडरशिप को जनरेट नहीं किया जाएगा, पैदा नहीं किया जाएगा, आपके उस नॉलेज का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रिसर्च करना और रिसर्च पब्लिश करना ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। हमारे यहाँ रिसर्च होती है लेकिन पब्लिश नहीं होती। तो मेरा अपना ये ख़्याल है और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या वो लोग जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं रिसर्च गाइडेंस के लिए, तो मेरा पहला नुक्ता नज़र ये होता है कि आप रिसर्च कर तो रहे हैं, क्या आप इसको पब्लिश भी करेंगे? ये जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है रिसर्च की अहमियत, इसको होना चाहिए कि रिसर्च करने के बाद पब्लिकेशन की अहमियत। तो आई रियली इनकरेज द स्टूडेंट एंड आई रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज एंड स्पेसिफ़िकली आपका प्लेटफॉर्म चूँकि डीपीटी या फिज़िकल थेरेपी स्टूडेंट्स को ज़्यादा कवर करता है, इनके पास जो भी डाटा जनरेट होता है, जो एविडेंस जनरेट होती हैं, जो स्टेटिस्टिक्स जनरेट होती हैं अपने मरीज़ों के बारे में या अपनी डिसिप्लिन के बारे में, उसको पब्लिश ज़रूर करें। और इसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे आप मेडिकल साइंसेस में या फिज़िकल थेरेपी में आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ लें और बायोस्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथडोलॉजी ना पढ़ें तो ये एक अधूरा डिसिप्लिन रह जाता है। दिस इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वर्क। सर, पूरी दुनिया के अंदर रिसर्च कंसल्टेंसी का रुझान फ़रोग पा रहा है, तो आपके ख़्याल में हमारे पाकिस्तान में रिसर्च कंसल्टेंसी क्यों इतनी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती और इस पे काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई एम रियली सॉरी टू से कि हमारे यहाँ जो एकेडमिक राइटिंग है उसको फ़रोग नहीं दिया जाता। एकेडमिक राइटिंग में हमारे पास कुछ वीक्स की वर्कशॉप्स करवा देना या स्टूडेंट्स को एक सेमेस्टर पढ़ा देना, आई थिंक दिस इज़ नॉट सफिशेंट। हमारे यहाँ प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता रिसर्च को, या दुनिया में भी बहुत ज़्यादा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एकेडमिक और रिसर्च कंसल्टेंसीज़ का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। लाइक अगर एक स्टूडेंट जो है वो अगर स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपने कंटेंट्स को कवर नहीं कर पा रहा तो वो बाद में ट्यूशन्स का सहारा लिया जाता है। हमारे यहाँ और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी पहले इसको बड़ा डिस्करेज किया जाता था, बाद में इसको इनकरेज किया जाने लगा। इसी तरह अब दुनिया में आपके पास रिसर्च कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, आप उनकी मदद से अपनी रिसर्च को एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान में रिसर्च कंसल्टेंसी का कल्चर इसलिए डेवलप नहीं किया जा सकता या हो पा रहा कि हमारे यहाँ रिसर्च को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता। हम चूँकि बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट, अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो स्टूडेंट या फिज़िकल थेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं या लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, उनको एक प्री रिक्विजिट है अपना थीसिस राइट अप करके उसको डिग्री कंप्लीट करना। जब तक हम इसकी रिक्विजिशन को चेंज नहीं करेंगे, प्री रिक्विजिशन को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम ना तो रिसर्च को फ़रोग दे सकते हैं और ना ही रिसर्च कंसल्टेंसीज़ को फ़रोग दे सकते हैं। हमारे यहाँ इसको डिस्करेज किया जाता है और डिस्करेज करना एक जस्टिफाइड चीज़ नहीं है। हमें एक सेमेस्टर या एक 2 वीक्स, 4 वीक्स या 2 क्रेडिट आवर्स या 3 क्रेडिट आवर्स के अलावा भी स्टूडेंट्स में रिसर्च सेमिनार्स के ज़रिए, वेबिनार्स के ज़रिए, वर्कशॉप्स के ज़रिए, कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए रिसर्च कल्चर को फ़रोग देना होगा और स्टूडेंट में रिसर्च का कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। और यही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो रिसर्च पब्लिकेशंस में अपना हिस्सा डालें। सर, हमारे यहाँ मेडिकल साइंसेज में रिसर्च पीछे क्यों है? आपका क्या नुक्ता नज़र है इसके बारे में? देखिए, मेडिकल साइंसेज में रिसर्च डेवलपमेंट जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया की रिसर्चेज उठा के देख लें
बेसिक साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, अलाइड हेल्थ साइंसेस कंट्रीब्यूट करती है, प्योर साइंस कंट्रीब्यूट करती है। हमारे यहाँ एक्चुअली इसको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ इसको प्रायोरिटाइज़ करने की बजाय कह दिया जाता है कि ये आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक हम इस रिक्वायरमेंट और प्री रिक्विजिट को डिस्करेज कह लें या रिप्लेस नहीं करेंगे विद रिसर्च ओरिएंटेशन एंड व्हेन वी विल डेवलप द रिसर्च कल्चर, तो ये ऑटोमेटिकली, आप ये देख लें कि आपका कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर ने एसोसिएट बनना है, एसोसिएट ने प्रोफेसर बनना है, जॉब अनाउंसमेंट्स हो गई हैं, आपके एप्लीकेंट का सबसे बड़ी सरदर्द होती है कि कहीं से मेरी एक रिसर्च मैनेज हो जाए। तो जब उनसे पूछा जाता है कि ये रिसर्च मैनेज तो नहीं होती, ये तो करनी पड़ती है, तो वो लोग कहते हैं बस इस दफ़ा मैनेज हो जाए, नेक्स्ट टाइम हम खुद कर लेंगे। तो जब तक इस चीज़ को डिस्करेज नहीं किया जाएगा, रिसर्च को डेवलप करना, रिसर्च को एग्जीक्यूट करना और रिसर्च को इम्प्लीमेंट करना विदाउट द वर्ड ऑफ प्री रिक्विजिट, हमें इस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। हम सिर्फ अपनी लाइफ में, हमारा टारगेट ये होता है कि 2 पेपर मिल जाएंगे तो मैं एपी बन जाऊंगा, 3 मिल जाएंगे तो मेरी प्रमोशन हो जाएगी। ये जो रिसर्च रिलेटेड प्रमोशंस है ना, मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो इदारे हैं डेफिनेटली उन्होंने ही डिसाइड करना है। शायद वो ये टैग इसलिए भी लगाते हैं, ये रिक्वायरमेंट इसलिए भी उन्होंने की है कि शायद लोग रिसर्च कर लें। ये प्री रिक्विजिट्स शायद इसलिए भी हैं कि शायद लोग रिसर्च कर लें, लेकिन लोग फिर भी नहीं करते। हमें ज़रूरत है कि हमारी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें रिसर्च ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स को हो। लाइक आप दुनिया के सेकेंडरी स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं उनको उठा के देख लें, आपको वहाँ पे भी डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा साइंसेस, रिसर्च लॉजिक्स, एविडेंस बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। हम अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएशन में जाके रिसर्च को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, फिर वही प्री रिक्विजिट्स पे सारी चीज़ें चलती हैं। हम स्टूडेंट्स को इनकरेज शायद नहीं कर पाते, या करें भी तो स्टूडेंट का अपना इंटरेस्ट ही कभी डेवलप नहीं होगा। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक हम साइंटिफिक मेथड्स, हम एविडेंस बेस्ड साइंस, टेक्नोलॉजी और उसकी इम्प्लीकेशन पे मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए देता हूँ कि हम डेटा डायरेक्टेड नहीं हैं, हमें डेटा डायरेक्टेड होना चाहिए। हमें डिसीजंस मेकिंग में डेटा की मदद लेनी चाहिए, चाहे वो डिसीजन आपकी पर्सनल लाइफ में है, आपकी सोशल लाइफ में है, आपकी एकेडमिक लाइफ में है, आपकी यूनिवर्सिटी में है, जहाँ पे भी है। वी मस्ट टेक डिसीजंस फ्रॉम द डेटा। आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, फिर देखें रिसर्च का फ़रोग हमारे यहाँ कैसे होता है। सर, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं एक बहुत अहम राज की बात अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले जब मैं फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड में आया, तो उस वक्त एक वक्त ऐसा आया कि मैं फ़िज़ियोथेरेपी फील्ड को छोड़ देना चाहता था। तो उसमें आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे गाइड किया, और इसके साथ साथ एक ऐसा राज जो हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि आप 97 में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार हुए, लेकिन आपने इस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और माशाल्लाह पीएचडी की, अब डबल पीएचडी कर रहे हैं। तो आपने बहुत से जूनियर्स को, मेरे जैसे बहुत से लोगों को मोटिवेट किया, और आप माशाल्लाह खुद बहुत मोटिवेटेड हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से देखने वालों को आप क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे, क्या ख़ास राज की बातें बताना चाहेंगे? देखें, बहुत पहले तो मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात कर लेता हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब मेरे पास आई तो मैंने इसको, शुरू में तो मुझे फ़ील हुआ जैसे मतलब एक आम बंदे को फ़ील होता है जब कोई चैलेंज आ जाता है, जब कोई बीमारी आ जाती है तो वो होपलेस हो जाता है। मैं भी शायद था, होपलेस था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने सोचा कि जब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ गई है तो इसके आने से मेरी लाइफ में कितनी और ब्लेसिंग्स आई हैं। अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आज अगर आ गई है तो मुझे क्या क्या अल्टरनेटिव चीज़ें मिल गई हैं। अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना आती तो मैं कहाँ होता। जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना आती तो मैं कहाँ होता,
तो फिर मैंने अपने आप को एक अनएजुकेटेड पर्सन के तौर पे कंसीडर किया कि अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना होती तो मैं शायद पढ़ ना पाता, मैं शायद पॉजिटिव थिंकिंग में मेरा जो है ना वो मतलब सहारा ना होता। तो आई जस्ट टेक इट एज ए ब्लेसिंग। अगर आपको कोई अल्लाह की तरफ से प्रॉब्लम आती है तो कंसीडर इट एज ए ब्लेसिंग, टेक इट एज ए पॉजिटिव। अगर इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ने आके मेरी लाइफ को अफेक्ट करना था तो वो कर चुकी। अब आगे मेरा क्या रोल है? क्या मैंने उस अफेक्टेड लाइफ को मज़ीद अफेक्ट करना है या मैंने उस अफेक्टेड लाइफ के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है? तो जब भी कोई चैलेंज आता है आपकी लाइफ में या आप कोई हल्का फुल्का बीमार भी हो जाते हैं तो डू नॉट कंसीडर इट एज़ द विक्टिम ऑफ अल्लाह। हम अक्सर यही सोचते हैं कि इस बंदे को ये बीमारी लग गई है, पता नहीं इसने कौन सा गुनाह कर लिया है, या खुदा ना खास्ता इसके माँ बाप ने कौन सा गुनाह कर लिया है। हमें इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना होगा। मुझे एक दफ़ा एक बंदे ने पूछा कि आप व्हील चेयर क्यों यूज़ करते हैं? मैंने उनसे पूछा अगर आपने यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो तो आप गाड़ी क्यों यूज़ करते हैं, आप पैदल क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा जी ये एक फैसिलिटी है। तो मैंने कहा जी जब आपको एक गाड़ी एक फैसिलिटी नज़र आती है तो ये व्हील चेयर भी मेरे लिए फैसिलिटी है। इफ़ आई कैन नॉट वॉक तो मुझे ये व्हील चेयर के सहारे अपने काम करने हैं। तो बी पॉजिटिव। मैंने जो कुछ पाया, मैंने जो कुछ लिया, अल्लाह पाक ने मुझे जितनी ब्लेसिंग रहमतें दी उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बड़ा रोल है। अगर ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना होती तो शायद आज आप मेरे से ये एक एजुकेशनल सेशन ना कर रहे होते। तो जहाँ तक बात आपकी है, आपने कहा जी मैं फ़िज़िकल थेरेपी छोड़ देना चाहता था। डॉक्टर साहब मैं आपको वेरी फ्रैंकली बताता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद हमारे यहाँ 80% लोग अपना फील्ड स्विच कर जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 40 to 50% लोग अपना फील्ड स्विच करने का सोचते हैं। तो बीइंग ए स्टूडेंट काउंसलर, जो कि मैं मतलब कभी टैग नहीं लगाता कि आई एम ए स्टूडेंट काउंसलर, लेकिन मेरे पास जब स्टूडेंट बेतहाशा स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी हम अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं, हम इसको छोड़ देना चाहते हैं। तो मैं उनको बस सिंपल सी एक बात ये कहता हूँ कि जिस तरह आज आपने 4 साल मेहनत करके या 5 साल मेहनत करके इस डिसिप्लिन को छोड़ने का सोच रहे हैं, आपके पास क्या गारंटी है कि अगले 5 साल आप CSS या CA करके या आप और डिसिप्लिन में जाके इसको भी छोड़ने का नहीं सोचेंगे? तो इट्स बेटर कि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, जो आपका प्राइमरी फील्ड है, आप उसको ग्रो करें, आप उसको लेके चलें। हम एक्चुअली जब ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है डिग्री के बाद जॉब, और जॉब भी वो जो किसी और के पास ना हो, सिर्फ मेरे पास हो। जब तक हम जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हासिल करेंगे, देखिए जॉब ओरिएंटेड अगर एजुकेशन आपने हासिल ही करनी है तो देन यू मस्ट बी ए बिजनेसमैन। एजुकेशन जो है वो आपको पैसे के साथ साथ शऊर देती है, तरबियत देती है, तालीम देती है। हम एक्चुअली तालीम जो ले रहे होते हैं, नॉलेज ले रहे होते हैं, वो हम इंफॉर्मेशन जो ले रहे होते हैं उनमें इन्फो को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फॉर्मेशन को प्रेफरेंस नहीं देते। अगर आप ये देखें कि इंफॉर्मेशन में इन्फो और फॉर्मेशन दोनों को इकट्ठे लेके चलना है फिर आप कामयाब हैं। तो डॉक्टर नुमान आपकी क्लास में ही उस वक्त 4-5 और स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इस फील्ड को छोड़ देना चाहते थे। मैंने उनको अपने घर बुलाया, चाय का कप ऑफ़र किया और मैंने उनको कहा कि आप मत छोड़ें, आप इसमें आगे जाएं, आप रिसर्च में जाएं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं। और उनमें से 3 लोग आज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो अगर आप सिंपल BA भी करते हैं, सिंपल आप MA भी करते हैं, तो वो BA और MA आपकी डिग्री के लिए और आपकी जॉब के लिए नहीं होना चाहिए, आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जब मैंने MSc बायोस्टैटिस्टिक्स किया 2006 में, मेरा पॉइनियर बैच था। हमारी क्लास के बहुत ज़्यादा लोग डिसिप्लिन छोड़ गए, मैं भी छोड़ देना चाहता था चूँकि मेरे पास जॉब नहीं थी। देन आई थॉट कि मेरे में और इनमें फ़र्क क्या रहेगा, अगर मैं भी छोड़ दूँगा तो फिर इस डिसिप्लिन को जिसका मैं पॉइनियर हूँ, जिसको मेरे से स्टार्ट किया गया, मेरी क्लास से स्टार्ट किया गया, तो आने वाले स्टूडेंट्स का क्या बनेगा। तो आई गॉट मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन Mayo हॉस्पिटल एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी टू प्रोग्रेस माई सेल्फ। और मैंने वहाँ पे, मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्री काम करके, वॉलंटियरली काम करके, रज़ाकाराना तौर पे क्लासेस पढ़ा के, प्रोजेक्ट्स करके
मैंने बहुत कुछ लर्न किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद जब मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मैंने अपना उधर से सीखा हुआ एक्सपीरियंस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने एक कामयाब शख्स के तौर पे, एक पढ़ा लिखा बंदा जो है वो मतलब समझा जाता हूँ। इसमें आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों का बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है, इसमें स्टूडेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, चूँकि टीचर स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखता है और मैंने हमेशा सीखा। और मैं तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी फ़ील्ड छोड़ देना चाहते हैं, आप इस फील्ड में आने से पहले सोचें कि आपने इसमें रहना है या छोड़ देना है। छोड़ देना है तो इसमें माता है, अगर अपनी ही फील्ड में रह के अपनी फील्ड में अपना नाम बनाना है तो डू नॉट बी जॉब ओरिएंटेड। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई हम खाएंगे कहाँ से, हम पहनेंगे कहाँ से। यस, पैसा आपकी बेसिक ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। तो डीपीटी करके अगर आपने पढ़ाना है, अगर आपने क्लिनिक करना है, अगर आपने प्रैक्टिसेस करनी है, होम विज़िट्स करने हैं और आपने पैसा कमाना है, तो अगर इन मोड से आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, तो फ़िज़िकल थेरेपी में रहते हुए बहुत से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं और आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकते हैं। आप रिसर्च में आए और आप टैग लगवाएं, बीइंग ए रिसर्चर। दुनिया में लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बीइंग ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, बीइंग ए कंसल्टेंट फ़िज़िकल थेरेपिस्ट, अगर आप रिसर्चर नहीं हैं तो आपको दुनिया में अच्छी अपॉर्चुनिटी से महरूम कर दिया जाएगा और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के पास भी नहीं आने दिया जाएगा। सर, ये वीडियो देखने वाले डीपीटी के स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? डीपीटी करने वाले स्टूडेंट्स को अगर तो मतलब आपने सिर्फ प्रैक्टिसेस ही करनी है तो वो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। आप दुनिया में ज़रा अपना जो है वो डिसिप्लिन उठा के देखें। अलाइड हेल्थ साइंसेज इज़ फ्लरिशिंग विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। हमारे यहाँ एक और बुनियादी प्रॉब्लम जो आती है, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस में भी रिसर्च फ़रोग की बात की, जब तक अप्रोप्रिएट टीचर्स, जब तक रिलेटेड टीचर्स, जब तक रिसर्च इंटरेस्ट रखने वाले टीचर, रिसर्च का बैकग्राउंड, हमारे यहाँ 1-2 रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेने से या 3 क्रेडिट आवर का रिसर्च सेमेस्टर पढ़ लेने से रिसर्च पढ़ा लेना या बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ा लेना जस्टिफाइड नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो कंसल्टेंट है वो ही बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाने लग जाते हैं। मैं इस चीज़ को हमेशा से डिस्करेज करता हूँ कि एक मेडिकल साइंसेस का बंदा मेडिकल साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ाए, स्टैटिस्टिक्स वाला स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, पब्लिक हेल्थ वाला पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट्स पढ़ाएं और बायोस्टैटिस्टिक्स वालों को बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने दें। आप एक सर्वे करके देखें, आपको 80% इंस्टीट्यूट्स ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स वाले नहीं पढ़ा रहे। हमारे यहाँ एक वक्त होता था कि बायोस्टैटिस्टिक्स के लोग मौजूद नहीं होते थे, तब ये बात जस्टिफाइड थी कि कम्युनिटी मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, फ़िज़िकल थेरेपी का कंसल्टेंट या हमारे जो डॉक्टर्स हजरात हैं, मेडिकल साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, या जो स्टैटिस्टिक्स, प्योर स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं, वो बायोस्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथड्स पढ़ाते थे। अब ये गैप चूँकि हमारे पास ख़त्म हो चुका है, बेतहाशा लोग बायोस्टैटिस्टिक्स के अवेलेबल हैं। मैं आपकी इस प्रोग्राम के ज़रिए इनकरेज करूँगा यूनिवर्सिटीज़ के स्टेक होल्डर्स को, रेक्टर्स को, वाइस चांसलर्स को, डीन्स को, डायरेक्टर्स को, एचओडीज़ को, कि प्लीज़ जहाँ पे आपने हर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए एक उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट और कंसल्टेंट बंदे से आप हेल्प लेते हैं, इसी तरह बायोस्टैटिस्टिक्स को पढ़ाने के लिए भी बायोस्टैटिस्टिक्स के लोगों को इन्वॉल्व करें और फिर आप इसकी आउटपुट को कंपेयर करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप बायोस्टैटिस्टिक्स के लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तब आप बायोस्टैटिस्टिक्स को एज ए डिसिप्लिन, एक डेवलप्ड डिसिप्लिन देखेंगे। हमारे यहाँ बायोस्टैटिस्टिक्स के बेतहाशा एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। आप उनको इन्वॉल्व करें और अपने ये जो स्टूडेंट्स का फ़ियर है, ये एक एक्सपर्ट बंदे के इन्वॉल्व करने से ही ख़त्म किया जाए। सर, प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं आपका अगेन तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना कीमती टाइम दिया और हमारे देखने वालों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नोमान। आपका आप इसी तरह जो है वो अपनी फ़ील्ड की खिदमत करते रहें। आपके इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम सुने हैं जो आपकी फ़ील्ड के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपकी फ़ील्ड के बहुत सारे लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, या वो डिस्कस करें भी तो उसका सलूशन अवेलेबल नहीं होता। आप बड़े अहसन तरीके से अपनी फ़ील्ड की नुमाइंदगी करते हुए अपनी बहुत सिग्निफ़िकेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जो है वो चैलेंजिंग सब्जेक्ट था, उसके हवाले से मेरी राय ली। और मैं आपके जो फ़िज़िकल थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहूँगा कि आप प्लीज़ रिसर्च कर तो रहे होते हैं, इसको पब्लिश भी करें, और पब्लिश के साथ साथ आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वंस अगेन आपका शुक्रिया, आप मेरे पास आए, आपने मेरे से जो है वो ये चंद मेरे जो पॉइंट हैं उनको मुझे इजहार का मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।